ये जो आपने देखा ये कोई मूवी नहीं थी। ये आज की दुनिया है और ये है इज़राइल हमास वॉर। यहाँ रहने को छत नहीं, खाने को रोटी नहीं और जीने की कोई गारंटी नहीं। लोग इसे वॉर कहते हैं, लेकिन असल में ये वॉर नहीं, इंसानियत की बर्बादी है। चाहे वजह कुछ भी हो, लैंड, रिलीजन, ईगो, पावर या फिर पॉलिटिक्स। लेकिन रियलिटी ये है कि इन सब के कारण सजा हमेशा उन्हें मिलती है जिनका इनमें कोई कसूर नहीं होता। उनका कसूर बस इतना होता है कि वो उस देश के नागरिक होते हैं जहां वॉर हो रही है। अगर हम करेंट वॉर की ही बात करें तो अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक सडन अटैक किया था जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर सिविलियंस थे और 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस बनाए गए थे। माना जाता है कि ये अटैक ही करंट वॉर का रीजन बना। इसके बाद इजराइल ने भी तुरंत मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया। गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक और ग्राउंड इन्वेशन स्टार्ट हो गया। उनका सीधा गोल था हमास को खत्म करना और हॉस्टेजेस को वापस लाना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। बिल्डिंग कोलैप्स हो रही थी, पूरे के पूरे एरिया तबाह हो रहे थे और सिविलियंस एरिया को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, जिनके कारण ही 2023 से अब तक लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं। गाजा की 70% से ज़्यादा बिल्डिंग्स डैमेज और डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 15 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके कारण अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि ये वॉर आप लोगों को सिर्फ एक वॉर लग रही होगी, लेकिन ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन के लिए भी नहीं है, ये लड़ाई रिलीजन का भी एंगल है, ये लड़ाई पॉलिटिक्स का भी एक एंगल बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कौन सही है और कौन गलत है। इज़राइल का कहना है ये सेल्फ डिफेंस है, वहीं पैलेस्टीन का कहना है ये ऑपरेशन है। लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों तरफ का नैरेटिव अलग है। कौन कितना सही है और कौन कितना गलत ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात सबसे आसान है कि इन सब के कारण बड़ा नुकसान हमेशा सिविलियंस का होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मॉडर्न वॉर की ही बात करें तो आप रसिया और यूक्रेन वॉर देख लीजिए या फिर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन को देख लीजिए। ये मॉडर्न वॉर है और यहाँ सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर भी असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है और यहीं पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब यहाँ टेंशन बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई रिस्क में आ जाता है, प्राइसेस तुरंत बढ़ने लगते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, हर चीज़ों की कीमत बढ़ने लगती है, स्टॉक मार्केट गिरता है, इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं। मतलब वॉर चाहे कहीं भी हो, असर पूरी दुनिया को पड़ता है। ये वॉर और भी बड़ा हो सकता है, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब कि एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को जला सकती है और ये कोई नई बात नहीं है। हम अगर पुराने विश्व युद्धों के बारे में भी अगर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर हम हिस्ट्री में ही जाएंगे और वर्ल्ड वार वन के बारे में ही पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस वॉर में लगभग 15 से 20 मिलियन लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर सोल्जर्स थे। क्योंकि उस वक्त का वॉर थोड़ा अलग होता था, सोल्जर वर्सेस सोल्जर, जहां महीनों तक सोल्जर्स ट्रेंच में रहते थे। कीचड़, गंदगी, ठंड और भूख के बीच, ना प्रॉपर खाना, ना पानी, ना मेडिसिन। कोई सोल्जर्स तो गोली से नहीं बल्कि बीमारियों से मर जाते थे। उनकी जिंदगी एक बैटलफील्ड नहीं, एक जीता जागता नरक बन जाता था। जब वर्ल्ड वॉर टू आया, जिससे हिस्ट्री का सबसे डेडली वॉर माना जाता है, तो इसमें लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और इस बार सबसे ज़्यादा आम लोग मारे गए थे। यहाँ वॉर सिर्फ सोल्जर्स तक सीमित नहीं रही, पूरा देश और सिविलियंस भी इसमें शामिल हो गए। और वॉर के टाइम पे जब जापान ने यूएसए पर अटैक किया तो जवाब में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी किया था, जिसके बाद एक ही पल में पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। आप इसका अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि 60 मिलियन लोग मारे गए थे। अगर इनको एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो मुझे लगता है इतनी बड़ी आबादी एक शहर बन जाएगी। वर्ल्ड वॉर वन और टू दोनों की कहानी बहुत लंबी है, जिसकी एक वीडियो अलग से कवर हो पाएगी। आप लोग कमेंट करना, मैं इस दोनों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पहले वॉर होती थी सोल्जर वर्सेस सोल्जर के बीच, आज होती है टेक्नोलॉजी वेज ह्यूमैनिटी के बीच।
पहले सोल्जर ट्रिगर दबाता था, आज एक बटन से पूरा शहर तबाह कर दिया जाता है। पहले मशीन गन्स, टैंक्स, गैस वेपन्स जैसी हथियारों का यूज होता था, जबकि आज ड्रोन, साइबर अटैक और एआई सर्वेलेंस का यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लेकिन वॉर के बाद का मंजर आज भी वही है। This is the reality of what's called a ceasefire in Gaza. वॉर सिर्फ तब तक नहीं होती जब तक गोली चलती है, वॉर उसके बाद भी चलती रहती है। जैसे खाने की दिक्कत होती है, पानी की कमी, हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय, मेडिसिन्स की शॉर्टेज होती है, स्कूल बंद हो जाते हैं और बच्चों का फ्यूचर भी रुक जाता है। असल में लोग जीते कहाँ हैं, वो सिर्फ सर्वाइव करते हैं। जैसे रिफ्यूजी कैंप्स में सालों तक रहना, लाइन में खाना लेना, हर दिन नए डर के साथ उठना, ट्रॉमा, पीटीएसडी, डिप्रेशन, इन सभी से लोगों को झेलना पड़ता है। जबकि हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि वॉर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि उन्हें और बढ़ाता है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो वॉर को अवसर नहीं मानना चाहिए। अगर वॉर ना होने का 5% भी चांस हो तो उस 5% पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वॉर के नाम पे खुश हो जाते हैं और हर बात पर वॉर करने की ही सलाह देते हैं। देखिए, यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वॉर से डर जाना चाहिए, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि उस 5% पर फोकस करना चाहिए जिससे वॉर को टाला जा सके। क्योंकि एक बार जब वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो उसे फिर बंद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है क्या हम इतना कुछ देखने के बाद भी कुछ सीखेंगे या फिर हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट करेगी? अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है तबाही किस हद तक हो सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।